नमस्कार, मैं निरंजन। ये जो वीडियो है ये मैं जानबूझकर हिंदी में कर रहा हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये विषय जाए और इस विषय की गंभीरता उन्हें समझ में आए। मेरी हिंदी बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा आसान तरीके से मैं बात कर पाऊँ। वजह यह है कि आज राहुल गांधी ने वोट चोरी का दूसरा एपिसोड प्रेस कॉन्फ्रेंस में पेश किया। पहले किस तरह से लाखों वोट बोगस वोटर्स ऐड किए जाते हैं ये उन्होंने दिखाया था कर्नाटका के महादेवपुरा कॉन्स्टिट्यूएंसी में। अभी उन्होंने कर्नाटका के ही आनंद कॉन्स्टिट्यूएंसी में किस तरह से वोटर्स डिलीट किए जाते हैं और वोटर डिलीट करने के एप्लीकेशंस जो करने वाले हैं वो कर्नाटक के बाहर से, महाराष्ट्र से या किसी अन्य राज्यों से कर्नाटका के बाहर के मोबाइल नंबर इस्तेमाल करके वो वोटर्स कर्नाटका के अंदर डिलीट करते हैं। और इसके बारे में चुनाव आयोग ये सीआईडी डिपार्टमेंट को कोई भी हेल्प नहीं करता। मेरे पास अभी साइबर क्राइम डिवीजन कर्नाटका का ये खत है जो उन्होंने इलेक्शन कमीशन को, कमिश्नर को कई बार लिखा। कई सारे खत है ये मेरे पास जो अभी यहाँ पर पड़े हैं। इसके वो साथ कर्नाटका के इलेक्शन कमिश्नर ने भी खत लिखे हैं। उसके बावजूद चीफ इलेक्शन कमिश्नर दिल्ली में जो बैठे हैं वो उसका कोई जवाब नहीं दे रहे, उसका कोई डेटा इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को नहीं दिया जा रहा। अब ऐसा है कि मैंने इंजीनियरिंग की थी, मेरे पिताजी का अखबारों का नासिक में एक स्टॉल था छोटा सा। हम बचपन में न्यूज़पेपर बेचा करते थे। चुनाव जब आते थे तो मेरे पिताजी वोट करने जाते थे, मेरी माँ वोट करने जाती थी, मेरे दादा दादी वो भी वोट करने जाते थे। मेरे दादाजी का देहांत 104 साल की उम्र में हुआ, जब वो 104 साल की उम्र के थे। आपको शायद पता नहीं होगा, लेकिन अंग्रेजों के जमाने में 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया और उसके तहत 1937 में पहले चुनाव हुए जो प्रोविंशियल इलेक्शन नाम से जाने जाते हैं। और 1937 की जो वोटर लिस्ट थी, जिसे इलेक्टोरल फ्रेंचाइज कहा जाता है या इलेक्टोरल रोल कहा जाता है, वो वोटर्स एक क्वालिफाइड फ्रेंचाइज थी। मतलब कौन मतदाता हो सकता है इसके नियम थे। और वो नियम ये थे कि कोई भी जिसके पास प्रॉपर्टी ओनर है, जो इनकम टैक्स पे करता हो या जो ग्रेजुएट हो, इतने ही लोग वोटिंग कर सकते थे। और इन्हीं 3 कैटेगरी के जो पुरुष है, उनकी पत्नी, माँ या बेटी, इनको ही मतदान करने का अधिकार था। तो इतने ही पुरुष और उतनी ही महिलाएं। भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश, उस वक्त का ब्रिटिश इंडिया, ये 3 आज के 3 देशों की और उस वक्त के ब्रिटिश इंडिया की वोटर लिस्ट ये 2 करोड़ 80 लाख की थी। केवल 2 करोड़ 80 लाख। 1947 में 15 अगस्त को जब देश आजाद हुआ, और उसके पहले ये बताना बहुत ही जरूरी है कि दिसंबर 1929 में, दिसंबर 1929 में कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में, उसमें उन्होंने संपूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया था 31 दिसंबर की रात को। और तब से 26 जनवरी को ये आजादी का दिन मानकर मनाया जाता था। अभी उसी वक्त जो नेहरू रिपोर्ट बनी थी 1928 की, उसमें भारत के संविधान की ब्लूप्रिंट वो बन गई थी। क्योंकि उसमें आज का जो प्रिएम्बल है, वो प्रिएम्बल कैसा होना चाहिए, ये उस नेहरू रिपोर्ट में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखा था। और उसी में उन्होंने वादा किया था कि हर एक वयस्क भारतीय को मतदान करने का अधिकार दिया जाएगा। अब याद रखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में बना। 1937 के 37 के चुनाव में मतदाता सिर्फ ग्रेजुएट, प्रॉपर्टी ओनर या इनकम टैक्स पेयर हो सकते थे। उसके 9 साल पहले 1928 में पंडित नेहरू ने यह वादा किया था
कि देश के हर वयस्क को मतदान करने का अधिकार दिया जाएगा। ऐसा करने वाला भारत पहला देश बनने वाला था। 47 में देश आजाद हुआ। पंडित नेहरू ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को खत लिखकर बताया कि पहला इलेक्टोरल रोल बनाना है, पहली मतदाता सूची बनानी है, और वो 21 साल का जो वयस्क है वो, या 180 दिन का जिनका डोमिसाइल है, इन सभी को उस मतदाता सूची में शामिल किया जाए। बहुत मुश्किलें आई, बहुत तकलीफें आई, प्रशासन की तरफ से कई सारे सवाल पूछे गए जिसके ऊपर पॉलिसी डिसीजन लेना था। आज नया लड़का जो 18 साल का बनता है, उसको अगर मतदान सूची में उसका नाम जोड़ना है, तो उसको सिर्फ केवल अपना बर्थ सर्टिफिकेट और अपना रेसिडेंस प्रूफ इतना ही लेकर जाना पड़ता है उसका नाम दर्ज करने के लिए। लेकिन उस वक्त हर चीज के पॉलिसी डिसीजंस लेने थे। अब मिसाल के तौर पे पंडित नेहरू को किसी कमिश्नर ने खत लिखकर पूछा कि उम्र कैसी तय की जाए। यह सवाल बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए क्योंकि उस वक्त देश का जो लिटरेसी रेट था, पढ़े लिखों की जो संख्या थी, वो केवल 9% थी, केवल 9%। जो पढ़े लिखे हैं उनके पास भी बर्थ सर्टिफिकेट नहीं था, अनपढ़ों की तो बात ही छोड़ो। ऐसे में उम्र कैसी तय करनी है, यह सबसे बड़ी समस्या थी। उस वक्त उस मीटिंग में पंडित नेहरू ने कहा कि हर गांव में, हर बस्ती में, जहां जहां लोग रहते हैं, वहां वहां जाकर ऑन द बीट्स ऑफ ड्रम, ढोल बजाकर अनाउंसमेंट करो कि आपकी उम्र कैसे तय करनी है, इसका सुझाव आप हमें दो। तब उन्हें राजेंद्र प्रसाद ने पूछा कि क्या यह करना मुमकिन है। तो पंडित नेहरू ने उनको कहा था कि हाँ, ये करना पड़ेगा, क्योंकि लोकतंत्र नाम का सिर्फ लफ्ज लोगों ने सुना है, वो कैसे होता है ये उनको पता नहीं। जब मेरे प्रशासन का एक आदमी किसी दूर दराज के गांव में, गांव के झोपड़े में जाकर उस झोपड़े में रहने वाले उस अति पिछड़े, अति गरीब आदमी से, अनपढ़ आदमी से ये सवाल पूछेगा, ये कहेगा कि आपकी उम्र कैसे तय करनी है, ये आप हमें बताओ, तब उन्होंने उस वक्त वो मिनट्स ऑफ मीटिंग में जो लिखा है, तब उन्होंने कहा था, द डेमोक्रेसी विल फाइंड इट्स रूट्स। लोकतंत्र अपनी नींव उस दरिद्री झोपड़े के दरवाजे में ढूंढेगी, वहां पर उसकी नींव बसेगी, और उस झोपड़े में रहने वाले उस गरीब, दरिद्री, अनपढ़ इंसान के मन में इस लोकतंत्र के बारे में आकांक्षाएं जन्म लेंगी कि अरे, लोकतंत्र ऐसे होता है जहां मैं सरकार को बताता हूं कि कैसा करना चाहिए और सरकार उस तरफ से काम करती है। और ये किया गया। लोगों ने बेहतरीन सुझाव दिए। मिसाल के तौर पे लोगों ने कहा कि हमारे इलाके में, हमारे एरिया में जो ऐतिहासिक घटनाएं हुई है उसके बारे में हमें सवाल भेजिए, सवाल पूछो, और हम जो जवाब देंगे उससे आप अंदाजा लगाओ कि हमारी उम्र क्या होगी। मिसाल के तौर पे 1932 में या 1933 में अगर कहीं कुंभ हुआ होगा, तो उस एरिया के लोगों को जाकर पूछो कि उस 1933 के कुंभ में क्या आप गए थे, आप देखने गए थे, कैसे गए थे? आप गोद में बैठकर गए थे पिताजी के साथ, या उंगली पकड़कर गए थे अपनी माँ के साथ? अगर उंगली पकड़कर गए होंगे तो 7-8 साल के बच्चे होंगे उस वक्त। आज 14 साल बाद ये 22 का है, इसको मतदाता सूची में ले लिया जाए। इस तरह से कई सवाल पूछे गए। 1942 के क्विट इंडिया में, भारत छोड़ो अभियान में क्या आप शामिल थे? क्या आपने देखा था? कैसे देखा था? क्या वाकया आपने उसके बारे में सुना था? उस जवाब से अंदाजा लगाओ कि उस शख्स की उम्र उस वक्त क्या होगी, आज कितनी होगी। ऐसे कई सवाल आए थे, कई सवाल आए थे। मिसाल के तौर पे एक ब्लॉक ऑफिसर ने पूछा था कि किसी भी जो क्षेत्र है चुनाव का, वहां पर ब्लॉक्स करने पड़ेंगे और उस ब्लॉक में घरों को नंबर देना है, तो घरों को नंबर किस दिशा से दे? ईस्ट से वेस्ट की तरफ या साउथ से नॉर्थ की तरफ, किस दिशा में घरों के नंबर दिए जाए? तब पंडित नेहरू ने कहा था कि नॉर्थ ईस्ट टू साउथ वेस्ट और साउथ ईस्ट टू नॉर्थ वेस्ट, आग्नेय से नैऋत्य, वायव्य से ईशान्य, इस दिशा में घरों के नंबर दो। फिर उनको पूछा गया कि ऐसा क्यों करना है?
तब पंडित जी ने कहा था कि इस देश में जो उच्च वर्णीय है वो अक्सर पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण की दिशा में रहते हैं, और बाकी जितनी जातियां हैं, बाकी जितने पिछड़े हैं, वो सारे बहुजन बिखरे हुए दिशाओं में रहते हैं। अगर पूर्वग्रह दूषित कोई अधिकारी होगा मतदाता सूची बनाने वाला, तो ये सारे बिखरे हुए लोगों को उस मतदाता सूची में नहीं लेगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए घरों के नंबर ही ऐसी दिशा में दो ताकि वो मतदाता सूची सबको उसमें शामिल कर ले। ये सोच थी हमारे उस वक्त के नेताओं की। कई निर्वासित आए थे, पार्टीशन हो चुकी थी, ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान बन गया था, भारत में एक भी संस्थान भारत देश में शामिल नहीं हुआ था, उसमें उसको जाकर 2 साल और लगे। लेकिन जो विस्थापन हुआ था ईस्ट पाकिस्तान से, आज के बांग्लादेश से, हिंदी भाषा बोलने वाले या बंगाली भाषा बोलने वाले कई सारे हिंदू आसाम में आ गए थे। ऐसे बहुत सारे निर्वासित यहां पर पहुंचे थे, विस्थापित यहां पर पहुंचे थे। उनके पास 180 दिन का डोमिसाइल नहीं था। तब पहले यह निर्णय लिया गया कि वो विस्थापितों की, निर्वासितों की जिस भी छावनी में रहते हैं, उस छावनी का नंबर, ये उनका घर नंबर पकड़ा जाए। असम जैसे राज्य में वहां के कमिश्नर ने तो अनाउंसमेंट कर दी थी कि हिंदी या बंगाली बोलने वाले ये जो हिंदू आसाम में आ रहे हैं, ये एक दिन आसाम को बंगिस्तान बना देंगे क्योंकि ये बांग्ला भाषा बोलते हैं, तो इनको मतदाता सूची में नहीं लिया जाए। तब पंडित नेहरू ने नया आदेश निकाला कि ऐसा नहीं होगा, सभी को इस मतदाता सूची में लेना होगा। उनसे सिर्फ एक लिखित तौर पे अंडरस्टैंडिंग ले लो कि वो अपनी बाकी जिंदगी भारत में गुजारना चाहते हैं। नॉर्थ ईस्ट के जो राज्य है, मेघालय है, नागालैंड है, असम है, त्रिपुरा है, वहां से हजारों आदिवासी कई दिनों तक चलकर आए थे गुवाहाटी में, और गुवाहाटी में आकर सरकारी अधिकारियों से मिलकर उनको निवेदन दिया कि हमें मतदाता सूची में लिया जाए। तब अधिकारियों ने उनको पूछा था कि आपको पता है ये चुनाव क्या होता है? तो उन्होंने कहा कि हम सदियों से हमारे गांव का मुखिया चुनाव से ही चुनते आए हैं, हमको ये प्रक्रिया पता है, हमको इस मतदाता सूची में शामिल करो। और ये सब होने के बाद, ये 1.5 साल तक कवायद चली। ये सब होने के बाद जब मतदाता सूची बनी, तब बनाने का जिम्मा जिस अधिकारी के ऊपर था, BN राव, उन्होंने पंडित नेहरू को खत लिखा और कहा कि 18 करोड़ 92 लाख, 18 करोड़ 92 लाख मतदाता, 49.2% पॉपुलेशन, और 388 यार्ड ऊंची मतदाता सूची बन गई है, और मुझे यकीन नहीं हो रहा कि यह वास्तव में आया है। तब पंडित नेहरू ने जवाब में उन्हें सिर्फ एक वाक्य लिखा था कि यह वास्तव में आया है क्योंकि इसकी किसी ने कल्पना की थी, इसकी हमने कल्पना की थी, और उसके आधार पर मतदाता सूची बनी। दुनिया का पहला देश जिसकी मतदाता सूची रेस न्यूट्रल है, जेंडर न्यूट्रल है, कोई भेदभाव नहीं है, सभी, हर इंसान का एक वोट, उसका एक मूल्य, चाहे मैं हूं, चाहे आप हो, चाहे अंबानी का बेटा हो, या चाहे गौतम अदानी खुद हो, हम सभी को एक वोट देने का अधिकार है, और हम सभी के वोट का एक ही मूल्य है। यहां जब इस तरह से आज जो बातें सामने आ रही है, जो राहुल गांधी दिखा रहे हैं कि किस तरह से मतदाता सूची में से नाम हटाए जाते हैं, किस तरह मतदाता सूची में बोगस नाम ऐड किए जाते हैं, 2 बार, 3 बार, 4 बार, एक ही नाम 4 बार आता है मतदाता सूची में। मैं आपको बता दूं, मेरा नाम निरंजन है और मेरा अपना एक वोटर आईडी नंबर है। अगर मेरे ही नाम पर और 3 मतदाता उसमें ऐड किए जाते हैं, तो जब मैं वोट देता हूं तब उसका मूल्य 1 है। जब मेरे ही नाम का दूसरा कोई बोगस वोटर मेरे ही नाम पर दूसरा वोट देता है किसी और पार्टी को, तो मेरे मत का मूल्य 0 हो जाता है। और तीसरा और चौथा दोबारा जब और देते हैं, तो मेरा
मेरा मत लूटा जाता है और इसीलिए ये सिर्फ वोट चोरी नहीं है, ये वोटों के ऊपर डाका डाला गया है। ये एक है। दूसरा तरीका आज जो राहुल गांधी ने बताया कि किस तरह से वोटर के नाम हटाए दिए जाते हैं। ये संविधान ने मुझे अधिकार दिया है मत देने का, वोट देने का। ये मेरा संवैधानिक अधिकार जब मुझसे छीना जाता है, तब वो संविधान के खिलाफ कार्रवाई है। और इसीलिए ये जो शासन भाजपा का है, जो संघ के विचारों पर चलता है, ये इस देश के आम बहुजन नागरिक को उस मत देने का अधिकार छीन लेना चाहता है। क्योंकि इस देश के संविधान ने उस मत का मूल्य, इस देश के बहुजन के मत का मूल्य अंबानी के वो मत के मूल्य के समान लाकर खड़ा कर दिया। और आरएसएस संघ ये कतई नहीं चाहता कि दोनों के मत का मूल्य समान हो। इसीलिए वो लोगों के मत का अधिकार छीनना चाहते हैं और छीन रहे हैं। आज इस सब के खिलाफ एक आदमी लड़ रहा है, एक आदमी लड़ रहा है। उसके परदादा कई साल जेल में रहे। उन्होंने इस देश का संविधान लाया, इस देश के पहले प्रधानमंत्री बने। उनकी दादी, उस बच्चे के सामने उसकी दादी को गोलियां मारकर छलनी कर कर मार डाला। उसने अपनी दादी का खून देखा है, उसने अपने पिताजी की हत्या देखी है, उसको अपनी जान का खतरा है। उसके बावजूद वो अपनी जान का खतरा मोलकर तुम्हारे अधिकार के लिए लड़ रहा है, तुम्हारे अधिकार के लिए। ये संघ और भाजपा उसके खिलाफ नहीं है, ये संघ और भाजपा असल में तुम्हारे और मेरे खिलाफ है। बीच में राहुल गांधी खड़ा है। इसका साथ नहीं छोड़ना चाहिए, इसका साथ बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए। सालों बाद, दशकों के बाद एक हीरा मिला है जो इस देश के आम आदमी को उसके सारे अधिकार मिलने चाहिए, इसके लिए लड़ रहा है। एक मिला है, उसको जितनी ज्यादा हम शक्ति दे सके वो देना हमारा कर्तव्य है। अगर आज हम उसे साथ नहीं देंगे, आज अगर हम इस वोट चोरी के खिलाफ नहीं बोलेंगे, आज इस लड़ाई में उस राहुल गांधी के खिलाफ न्याय के लिए, हमारे न्याय के लिए अगर हम उसका साथ नहीं देंगे, तो हमसे बड़ा गुनहगार कोई और नहीं होगा। हमारी ही आने वाली पीढ़ियां हमें कतई माफ नहीं करेंगी। आप क्या सोचते हो ये सब सुनकर? ये जरूर आप नीचे कमेंट में लिखिए। क्या आप भी इसमें साथ दोगे? ये भी आप अपनी कमेंट में यहां पर जरूर बताइएगा। आज इतना ही।